नमस्कार दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर 8 पढ़ेंगे। हम कुछ चैप्टर पढ़ चुके थे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंथी है इसलिए हम 2 पार्ट में पढ़ रहे हैं। तो जो लेंथी पार्ट होता है उसको हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे और इंटरेस्ट भी बढ़े। तो चलो दोस्तों, बिना समय गंवाए चैप्टर शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर यहाँ तक हो गया तो कंप्लीट। यहाँ से शुरू करते हैं। जनता के महात्मा। इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकराव की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेती और मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए, एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैरकानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासी और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयां भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। चित्र 8, महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि। जनता से उपजी छवियों में भी महात्मा गांधी को अक्सर एक देवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता रहा था। इस तस्वीर में वे कृष्ण के सारथी बने हैं, मार्गदर्शक कर रहे हैं। वे अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं को मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये देखो। स्रोत 4 पढ़ते हैं। वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर सीआईडी द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट का एक अंश इस प्रकार था। दूर दराज के गांव में भी गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा, उसे देखकर अचंभा होता है। किसी को भी पता नहीं है कि वह कौन है या क्या है, फिर भी सबने मान लिया है कि वह जो कहते हैं वह सही है और उनका जो भी आदेश है वह पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के ब्राह्मण, यहाँ तक एक देवता हैं। उनके नाम की असली ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने ही बेदखली रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते, बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते हैं। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। 1922 से 1929 की घटनाएं। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों के भीड़ ने चोरी चोरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकार नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गाँवों में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना 20 के दशक के मध्य की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा है। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाइए। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बहरे कानून को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इंकलाब जिंदाबाद। चित्र 9, चित्तरंजन दास। स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे। वह पूरी बंगाल में वकील थे। असहयोग आंदोलन में वह काफ़ी सक्रिय रहे। ये देखो। चित्र 10, साइमन कमीशन का विरोध करते आंदोलनकारी। 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से
भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था, साइमन वापस जाओ। ये देखो, इंकलाब जिंदाबाद के बारे में पढ़ते, मतलब ये नारा था भगत सिंह का। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी उपनिवेशिक तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना की थी। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ने लाला लाजपतराय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाजपतराय की मृत्यु हो गई थी। अपने साथी राष्ट्रवादी D.K. दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बैरों को सुनाना है तथा विदेश सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उसमें भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी। ये दो चित्र क्या है, भगत सिंह। दांडी मार्च। पूर्ण स्वराज्य अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतारना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी इसे जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए। वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध के प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेस सरकार ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। चित्र 12 महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून की अवहेलना कर रहे हैं। दांडी 6 अप्रैल 1930। ये देखो, स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं। कर्नाटक की अंबाबाई। राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। युवाओं और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण, शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज अफसर और भारतीय राष्ट्रवादी दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी थी। इसने उन्हें विभिन्न व्यवसायों व शासन में जगह दिलाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। महिलाओं के लिए सहभागिता का क्या अर्थ था? इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था। 16 साल की उम्र में वह विधवा हो गई। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों, शराब की दुकानों की घेराबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वह जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती, बुनाई, कताई सिखाती और
प्रभात फेरियों का आयोजन करते हैं। अम्बाबाई उन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थक नहीं थे। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। चित्र 13 महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू, पेरिस 1931। 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वे पहली महिला थी। 1925 किसमें कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला थी। 1925 में सरोजिनी नायडू। ये देखो, स्रोत 5, वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई। 30 के दशक में नमरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नमरंगपुर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग में मौके पर ही मारे गए। बहुत सारे लोग बाद में गाँव के कारण मर गए। 300 से ज़्यादा घायल हुए। 1000 से ज़्यादा को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया। कई को गोली मार दी गई या फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक, अंग्रेजों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजातीय नेता को भी फांसी पर लटका दिया गया। बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता प्रभात नहीं देख पाएंगे। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया था। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया तथा कई बार लंबे समय तक जेल में रहे। चित्र 14, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, 1000 से ज़्यादा मारे गए, असंख्य लोग घायल हुए। चित्र 15, सुभाष चंद्र बोस समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे, हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज की सिपाही पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया। ये देखते हैं सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो और उसके बाद महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग की थी। 1930 के दशक के आखिरी सालों से लीग मुसलमानों हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुँचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदू और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनावों का भी हाथ रहा होगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहे। इन चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात का
यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक है और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद दी। 40 के दशक में शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उनके साथ थे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्यंभावी था। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिन चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 से उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की हिंसा में अकथनीय अत्याचार का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शकल सूरत बदल गई, उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। चित्र 22 हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी आश्रय भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ छूट गया था हमारा, ये देखते हैं। यहाँ चित्र 16 मौलाना आज़ाद तथा कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य सेवाग्राम 1942। मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली, माँ अरब मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं की जानकार आज़ाद इस्लाम के विद्वान और वहादत दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायत थे। गांधीवादी आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। ये देखो चित्र 17 गांधी जिन्ना वार्ता से पहले गांधी जी के साथ बात करते चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1944। वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता श्री राजगोपालाचारी 1946 में बने अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते थे। ये देखो चित्र 18 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1945-47 के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा की थी। पटेल नादियावाड़ गुजरात के गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। चित्र 19 महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना सितंबर 1944। 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में अहम भूमिका अदा की थी। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में पाकिस्तानी स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुंचे। चित्र 20 जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से बात कर रहे हैं। जुलाई 1946 गांधी जी के शिष्य कांग्रेस समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीयवादी विचार रखने वाले नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से थे।
सामान्य निर्वाचन क्षेत्र ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहाँ किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं था। चित्र 21 खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। इस चित्र में अपने सहयोगियों के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। मार्च 1947 गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। यह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले में मंजूर देने के लिए कांग्रेस के अपने साथी की भर्त्सना की थी। ये देखो तो दोस्तों अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसके। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है 1870 और 1880 के दशकों में लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे? क्योंकि 1870 में आर्म्स एक्ट के पारित होने, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के पारित होने, इल्बर्ट बिल लागू करने प्रयास के कारण, ठीक है, इसके कारण असंतुष्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देशवासियों के हितों पर आधारित व वर्ग समुदाय के मिलकर बनने के स्थान पर सभी समुदाय के हितों की ओर बोलने का प्रयास कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन से आर्थिक असर पड़े? पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। सैनिक व्यय के इजाफे के कारण वह युद्ध आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आया और आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो गई। इसके साथ ही युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार भी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी? इस प्रस्ताव में देश के पश्चिमोत्तर पूर्वी क्षेत्र के मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग की गई थी। इसमें उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आइए विचार करें। फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, मध्य मार्गी कौन थे? वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह का संघर्ष करना चाहते थे? राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अपने प्रारंभ 20 वर्षों में एक मध्य मार्गी पार्टी थी। इसके सदस्यों में मैं क्या बोल रही थी? मैं ये बोल रही थी कि इसके सदस्यों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ खूब संघर्ष किया, जिसमें सरकार व शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के कारण आवाज़ उठाना, प्रांतीय परिषदों का गठन करवाने, विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाने और तथा सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में करने का हेतु संघर्ष के प्रारूप दृष्टिगत हुए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। कांग्रेस में आमूल परिवर्तनवादी की राजनीति मध्य मार्गी राजनीति से किस तरह भिन्न थी? तो मध्य मार्गी राजनीति ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों और अन्यायपूर्ण चरित्र को जनता के सामने लाना चाहती थी। इसके सदस्य विनम्रतापूर्वक निवेदन से संघर्ष करते थे, जबकि आमूलवादी राजनीति में इसके विपरीत स्थिति थी। इसमें सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा किया गया। इसके सदस्य गर्म दल के सदस्यों के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है, चर्चा करें कि भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस किस तरह के रूप ग्रहण किए। लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते थे? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया। यह अंग्रेजी शासन के खिलाफ सहयोग न करने का आंदोलन था, जिसमें हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, राजगोपालाचारी व आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी और अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया। ठीक है, और विधानमंडल का बहिष्कार किया गया और जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। लोगों ने गांधी जी के आह्वान के विभिन्न अर्थ निकाले। लोग गांधी को एक दैविक शक्ति समझने लगे। गांधी जी को एक तरह का मसीहा, मुसीबतों, गरीबों से छुटकारा दिलाने वाला
मारने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 8th क्वेश्चन, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया? क्योंकि गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला इसलिए लिया, उस वक्त नमक के उत्पादन बिक्री पर सरकार का एक अधिकार था, जबकि महात्मा गांधी मानते थे कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि नमक भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। सरकार के एकाधिकार को कम करने व स्वतंत्रता की व्यापक चाह को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला किया। नेक्स्ट अपना लास्ट क्वेश्चन, शायद 1937 से 1947 की उन घटनाओं पर चर्चा करें जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। 1940 में मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग की। हिंदू मुस्लिम दंगे व 1937 के प्रांतीय चुनाव इसके ज़्यादा बड़े कारण रहे हैं। मुस्लिम लीग द्वारा 1937 से संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ सरकार बनाने की बात को नकारने से अलगाव का फासला बढ़ गया। 1946 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को मिली सफलता ने पाकिस्तान विभाजन को प्रबलता प्रदान की। कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान हेतु जन आंदोलन प्रारंभ कर दिए। दंगे भड़कने लोगों के घरों को छोड़कर शरणार्थी बनने से अंत पाकिस्तान का जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। साथ ही हमने क्वेश्चन आंसर देगा। ये चैप्टर काफ़ी लेंथी था, इसलिए हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा है, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और इसको रिवाइज करने पर और भी अच्छे समझ में आएगा। मुझे लगता है जो लेंथी चैप्टर होता है उसको पार्ट वाइज पढ़ने से आपको अच्छी समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। तो नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। मतलब NCERT 8th कंप्लीट हो गई है, अब 9th शुरू करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।